मैं समझने की कोशिश करता। जब भी वो कैलकुलेटर हाथ में उठाता तो मैं गर्दन को झुकाकर देखता कि ये कर क्या रहा है, किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है। जब भी वो कंप्यूटर में एंट्री करता था तो मैं मुझे घूर के देखता था उसे, और 5-7 बार देखने से, 5-7 दिन लगातार देखने से मेरे का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता था कि करता क्या है। फिर मैं बॉस को ऑफर देता। मैं कहता था, बॉस आप इतने बड़े आदमी हैं, इतनी बड़ी आपकी पोस्ट है, इतना ज्यादा तो आपका दिमाग है, और क्या ये छोटे मोटे काम आप करते हो? आपको कुछ बड़े काम करने चाहिए होगा, वो छोटा काम नहीं है, कंपनी टिकी हुई है इस रिपोर्ट पर। मैंने कहा सर ये रिपोर्ट आपके लिए मैं बना दूंगा, मुझे बनाना आता है। वो क्या पागल है क्या? मैंने कहा सर मैं सीखा हूं, आप करके बता दो। तो 3 बार मैं उसको एंट्री करके बताता, बॉस एकदम खुश हो जाता, और बॉस उसका काम मुझे संभला के चला जाता, वो एस करने चला जाता। फिर धीरे धीरे बॉस के सारे काम में टुकुर 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 बॉस को एकदम फ्री कर देता। बॉस को लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा मित्र मेरा ये है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सारा काम मेरा ये करता है, खुद का काम भी करता है और सैलरी मुझे ऐसे ही आती है। धीरे धीरे जब मैं सारे काम लेता था ना, तो बॉस का मैं इतना प्रिय मिल जाता था कि बॉस सबको एक बार में हॉलीडे छुट्टी पास कर देता था, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं देता था, लीव नहीं देता था। मैं बॉस को कहता, बॉस मैं लंच के बाद नहीं आऊंगा। बॉस कहता क्यों? मैंने कहा मेरे को बच्चे की फीस जमा करानी है। बॉस कहता था मैं लंच से आते हुए खुद करा के आऊंगा, तू यहाँ बैठ। बॉस मेरा काम करने लगा और मैं बॉस का काम करने लगा। सारे बॉस के काम, जितने भी डिपार्टमेंट हेड थे उनका सबका प्रिय आदमी था, क्योंकि सबका काम मैं करता था। कभी ये नहीं कहता ये मेरा काम नहीं है। तुम कहते हो कि ये मेरा काम नहीं है, किसी ऑफिस में जाते हो तो सारे लोग कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। तुम किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के पास जाना जो वीडियो चैट कर रहा है या व्हाट्सएप खोलकर बैठा है, फेसबुक खोलकर बैठा है, उसको कहना भाई साहब प्लीज आप मेरा एक फॉर्म भर दो ना। वो कह रही है मेरा काम नहीं है, अकाउंट नंबर 4। वो आपको वहां पर भेज देगा। इसलिए वो जिंदगी भर वहीं पर पड़ा रहता है, क्योंकि नई जानकारी वो लेना चाहता ही नहीं, नई हेल्प कर नए रिलेशन वो बनाना ही नहीं चाहता, इसलिए वो वहीं पर रहता है जहां पर है। मेरे सारे डिपार्टमेंट के लोग मेरे से इतने खुश हुआ करते थे कि मेरे से कभी भी कोई ज्यादा कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, क्योंकि सबको पता है कि ये मुकेश कोठारी अगर नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें सबको काम करना पड़ेगा। मेरा जो कंपनी का मालिक है ना, 5 साल तक मुझे जानता नहीं था हु इज मुकेश कोठारी। 5 साल। एक बार मैंने 15 दिन की छुट्टियां ले ली और मैं घर पर बैठ गया। जब मैं घर पर बैठ गया तो सारे डिपार्टमेंट हेड के सामने मालिक आया और मालिक ने कहा रिपोर्ट दो। तो सारे जो बॉस थे उन्होंने कहा सर रिपोर्ट नहीं मिल सकती। क्यों? सर मुकेश कोठारी छुट्टी पर। उस दिन पहली बार मेरा मालिक जाना कि मुकेश कोठारी कौन है। उसने कहा कौन है, लेकर आओ उसे। तो कहा सर 15 दिन की छुट्टी है। नहीं, घर से लेकर आओ। 4 मुस्टंडे घर पर भेज दिए और उनको कहा, उन्होंने कहा कि चलो मुकेश जी बॉस ने याद किया है। मैंने कहा सर 15 दिन की छुट्टी है। होगा नहीं 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 नहीं, इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे रहे हैं आपको, ऑप्शन दे रहे हैं, चल रहे हो कि उठा के ले चल। मैं चुपचाप उनके गाड़ी में बैठा और बॉस के सामने गया। बॉस सामने बैठा था, देखते ही मुझे कहता तू मुकेश कोठारी है। मैंने कहा सर नहीं हूँ। क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा सर छुट्टी तो बहाना है, असल नौकरी छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? मैंने कहा सर सैलरी बढ़ती नहीं। कितनी मिलती है? 3500। चल कल से आ जाना, 4000 कर देंगे। मैंने कहा नहीं 7। और भाई साहब 2 बार 100% इंक्रीमेंट लेने वाला आदमी उस पूरी कंपनी के इतिहास में एक ही था, मुकेश कोठारी। क्योंकि वो कहता था कि ये मेरा काम नहीं है। जब आप जिम्मेदारी लेंगे, चाहे इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेंगे, चाहे अपने काम की जिम्मेदारी लेंगे, तो तुम्हें वहां पर टॉप पर जाना फाइनल है। तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत वहां पर टॉप पर जाने से रोक नहीं सकती। इस तरह से हमारा करियर चालू हुआ। नौकरी करता था और भाई साहब 26-27 साल की एज में डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर की मेरी पोस्ट थी। 80 आदमियों की मेरी मार्केटिंग टीम थी। सबकी उम्र मेरे से ज्यादा थी, मैं सबसे छोटा था और उनका बॉस था। आधे आदमी को तो समझाने की कोशिश करता था मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम मेरे बॉस नहीं हो। और बार बार मैं कन्विंस करता था कि यार मेरी बात समझो, मेरी बात मानो। छोटा था, मेरी कोई बात मानता नहीं था। बुढ़े बुढ़े लोग मेरी टीम में थे। बड़ा बड़ा अजीबोगरीब माहौल था, लेकिन धीरे धीरे मैं उन्हें अपना बना लेता था। मैं उनसे बताता नहीं था कि मैं तेरा बॉस हूं, मैं उनसे लगता था कि मैं तेरा साथी हूं, जो तेरी प्रोग्रेस में एक नायाब तरीका साबित होगा। मैं तुझे बहुत आगे बढ़ाऊंगा। बार बार उनको मोटिवेट करता था कि मुझे बॉस मत समझो, मुझे तुम्हारा साथी समझो। लेकिन 1999 में जब मेरी सैलरी थी ना 13,000 बेसिक, 1999 की बात कर रहा हूँ। उस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी जब मैं 13,000 कमाता था। सब कुछ ठीक चलता था, लेकिन फ्री नहीं बैठता था।
मुझे जब भी मौका मिलता था मैं कुछ जानने की कोशिश करता था। कंपनी मुझे मार्केटिंग टूर पर भेजती थी, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी चेन्नई, कभी मद्रास, ऐसे भेजती थी। शाम को 6 बजते ही ना हमारे जितने भी सेल्समैन साथी थे ना, वो भीलवाड़ा के सारे लोग ना एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे और सब शाम को 7 बजे पार्टी करते थे और बोतल का ढक्कन खोलते थे। जब वो बोतल का ढक्कन खोलते थे ना, 100 रुपए खर्च करने की तैयारी करते थे ना, उस समय में 100 रुपए इन्वेस्ट करने की तैयारी करते। एक बढ़िया से ऑटो वालों को पता करता, शक्ल से ये पता लगाता कि यार ये पढ़ा लिखा भी लग रहा है और ऑटो चला रहा है, तो मैं उसी के पास जाता। 90% डिसीजन शक्ल देखकर होते हैं। शक्ल देखने का मतलब आपकी कलर से नहीं है, शक्ल देखने का मतलब आपके चेहरे की बनावट से नहीं है, शक्ल देखने का मतलब है कॉन्फिडेंस, शक्ल देखने का मतलब है कि कितना दमंग ये है, कितना कॉन्फिडेंट है ये, और तभी लोग ये सोचते हैं कि मैं इससे बात करूं। शक्ल देखकर ही तो दुनिया निर्णय लेती है। एक ट्रेन में आप बैठे हैं और आपको ये पूछना है कि अगला स्टेशन कब आएगा, तो आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, ABCDEF, जो 5 आपके सामने बैठे हैं, तो आप निर्णय किससे करते हैं? आपको मैं ऑप्शन देता हूं, आप बताना। पहला आदमी जिसने सिर पर पट्टी बांधी हुई है और ऐसा लग रहा है कि इसका सिर दर्द हो रहा है और बार बार अपने सिर को दबा रहा है। दूसरा आदमी जो पता नहीं कुछ सोच रहा है, गहरी मुद्रा में है, सोचते सोचते उसके घर में उसके आंखों में 1-2 आंसू आ जाते हैं और वो रुमाल से पोंछ लेता है। तीसरा आदमी जो है वो बड़ा सा परेशान है, अभी अभी फोन पर उसने किसी से झगड़ा किया है। और चौथा आदमी जो नींद में बार बार नींद में जग ही नहीं रहा, बार बार सो रहा है, थोड़ा खुलता है फिर सो जाता है। और पांचवा आदमी है जो सबकी तरफ देख रहा है, खुश है, हंसी मजाक है ना, जो भी देखता है उसकी तरफ मुस्कुराता है, सबकी हेल्प करता है। आप किससे पूछेंगे कि अगला स्टेशन कब आने वाला? आप भी चेहरा देखकर ही निर्णय। दुनिया के 90% चेहरा देखकर ही मिलते हैं, इसलिए इस चेहरे को इस गंभीर मुद्रा में मत रखो। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे किडनैप करके लाया गया हो, आना ही नहीं चाहते थे वो यहाँ पर। अरे थोड़े चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ यार, पूरी दुनिया इसलिए तुम्हारे नजदीक आएगी कि तुम मुस्कुरा रहे हो। टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप अट्रैक्टिव हैं तो अट्रैक्टिव को ही खींचेंगे। मैं जाता था, देखता था कि कौन सा ऐसा ऑटो वाला है, मुझे लगता था कि ये जवान यंग पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, मजबूरी से ऑटो चला रहा है। मैं उसके पास जाता और मैं कहता ये 100 रुपए लो, 3 घंटे के लिए ऑटो चाहिए। उसने कहा 50 रुपए है बाबूजी और 50 खुले नहीं है। मैंने कहा 50 रुपए ऑटो में बैठने के हैं और 30 रुपए 50 रुपए इसलिए है कि तुम मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे, मैं जो पूछूंगा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ऑटो वाले को अजीबो गरीब ग्राहक लगता, उसकी जिंदगी में ऐसा कोई ग्राहक आया नहीं जो पूछने के भी पैसे दे दे। वो खुश हो जाता और मुझे पीछे बिठा लेता और मैं उसका सिर खाना चालू करता। तेरा नाम क्या है? तू किस गांव का है? तूने कितनी पढ़ाई की है? तू ऑटो क्यों चला रहा है? तू ऑटो ही क्यों चला रहा है? तू इस गांव में क्यों चला रहा है? तू इसी गांव में क्यों चला रहा है? तेरे गांव की क्या खास बात है? तेरे इस शहर में क्या होता है? तेरे यहाँ के लोग अमीर क्यों बनते हैं? यहाँ पर किस चीज़ का कारोबार होता है? और बातें करते करते धीरे धीरे ऐसा लगता था कि वो इतना फ्रिक्वेंट बातें करने लग जाता था, इतना उसकी आदत पड़ जाती थी कि वो ऐसी बातें भी बता देता था जो मुझे पूछा ही नहीं। धीरे धीरे कहा बहुत एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ। और हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेड मार्केट है जिसका नाम है मनीष मार्केट, वहाँ पर है ना इम्पोर्टेड आइटम आते हैं, ले चलो। मैंने कहा चल। वो मुझे इम्पोर्टेड मार्केट में घुमाता, मैं उस मार्केट को घूमता तो वहाँ पर सारे लोग वही आते हैं जिनको जो खरीदना है। आप मार्केट में कब जाते हैं? तब आपको पहले पता होना था मुझे क्या खरीदना है, तभी तो मार्केट जाते हैं। लेकिन मैं पूरे मार्केट में एक ऐसा आदमी था जिसको ये पता ही नहीं था कि उसे खरीदना क्या। मैं उस मार्केट में पूरा घूमता और एक ही बात का पता लगाता, एक ही बात का पता लगाता, ऐसी कौन सी चीज इस मार्केट में है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलती, सारा यहां से उठाकर ले जाऊंगा और भीलवाड़ा में बेच दूंगा। एक ही चीज दिमाग में आती, बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, उठा के ले जाऊंगा, उसको बेच दूंगा, पूरे दिन भर बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा। कभी सीडी प्लेयर ले जाकर बेच देता। सोनी के सीडी प्लेयर 20,000 के आते थे, चाइनीज सीडी प्लेयर 4,000 के आते थे। हम 4,000 में सीडी प्लेयर ले जाके 5,000 में बेच देते थे। कभी कोरियन शर्ट 300 रुपए 250 रुपए की आती थी, हम 400 रुपए 450 रुपए में बेच देते थे। ऐसे कई कारोबार हम करते थे। और भाई साहब हमारी दुकान एकदम हिट थी, लेकिन दुकान किसकी थी किसी को पता ही नहीं चला। दुकान हमारी हिट थी, किस चीज की थी पता ही नहीं चला। दुकान की कोई फिजिकल पोजीशन ही नहीं थी, लेकिन हमारे ग्राहक एकदम फिक्स थे।
क्योंकि सबको पता है कि मुकेश कोठारी अगर बाहर जाएगा तो वो जरूर ऐसी चीज लेकर आएगा जो भिलोड़ा में मिलती ही नहीं। वो ऐसे एक्सक्लूसिव कस्टमर मेरे पास थे जो मेरे को घर पर आकर पूछते थे कि आप टूर पर कब जाओगे, वापस कब आओगे, क्योंकि उन्हें पता ये आ गया ना तो कुछ न कुछ नायाब चीज लेकर आएगा। तो मेरे एक्सक्लूसिव कस्टमर का मेरा बेस था। 13,000 सैलरी मिलती थी, 13,000 और कमा लेता था। मेरे बॉस की सैलरी थी 17,000 और मैं कमाता था 26,000। सब कुछ ठीक था, जीवन में कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन इधर उधर नजरें रहती थी कि कौन सी नई चीज मिल जाए जो मेरे जीवन को आबाद कर दे। क्योंकि जब भी मैं सोचता था कि तू क्या बेचने के लिए पैदा हुआ, तो अंदर से जवाब आता था, नहीं, तुझे कुछ करना है, नया करना है, बड़ा करना है। और मैं इस नए करने, बड़े करने के चक्कर में मैं सबके घर बगल में झांकता रहता था कि कौन सी ऐसी मुझे चीज मिल जाए जिससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। और उसी दौरान शनिवार का दिन रात को 8 बजे, आज तो शनिवार है, भाई क्या किस्मत लिखा के आया होगा। शनिवार के दिन रात को 8 बजे मैं बहुत खुश। शनिवार के दिन सारे कर्मचारी बहुत खुश होते हैं, बताने की जरूरत है क्यों? शनिवार के दिन सारे जो कर्मचारी एकदम फ्रेश मूड में रहते हैं। शाम के टाइम उनको पता है कल कोई टेंशन नहीं है, कोई बॉस है ही नहीं। तो मैं एकदम खुश और मन में ऑटोमेटिक गाने चल रहे हैं और मैं अपने शब्दों से उसको पिला रहा हूँ। मेरे पास एक स्कूटर था एलेमल वेस्पा 150 NV, अभी भी है। अभी मेरा एक मकान बन रहा है भिलोड़ा में जिसकी लागत है 25 करोड़ और उसके अंदर मैं स्कूटर महाराज का मंदिर बना रहा हूँ। वो स्कूटर की अलग कहानी है। वो स्कूटर नहीं होता तो शायद मैं इस बिजनेस में ज्यादा लंबा टिकता नहीं। वो स्कूटर की क्या रोल है, कभी कभी ट्रेनिंग में मिलोगे तो बताऊंगा। मैं अलग से एक झोपड़ी और एक स्कूटर बना रहा हूँ, मंदिर जिसमें माला पहनाएंगे, रोज लोग उसके दर्शन करेंगे। स्कूटर महाराज की वजह से हुआ, लेकिन इस सब्जेक्ट में नहीं जाते, अभी दूसरे सब्जेक्ट की बात चल रही है। तो मेरे पास स्कूटर था वेस्पा 150 NV और मैं अपने की को ऐसे लगाकर बड़े मस्ती के मूड में रात को 8 बजे से घुमा रहा था, गाना गाते गाते पहुंच रहा था स्कूटर के नजदीक। तभी पीछे से आवाज आई, मुकेश 1 मिनट रुकना। मैंने पीछे घूमकर देखा तो बॉस मेरे पास था। बॉस मेरी नजदीक आ रहा था, मैं एकदम स्टेचू बन गया, क्योंकि बॉस जब भी मेरे नजदीक आता था तो कोई ना कोई टेंशन जरूर लेकर आता था। मैं सोचा कि भाई अब ये पूरा संडे खराब करने का इंतजाम शायद करने वाला है और मैं स्टेचू बनकर उसे देखने लगा। बॉस मेरे नजदीक आया और हाथ हाथ बोला, मुकेश हेल्प चाहिए। मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए? यार भाई हेल्प चाहिए, मुझे अब पता चल गया कि तू जो करता है वो सही है। मैं खुद टेंशन में आ गया कि मैं क्या करता हूँ और इसको क्या पता चल गया है। वो मेरे पास नजदीक आया, उसने कहा भाई मुझे पता चल गया है कि सैलरी परवड़ती नहीं है और कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ेगा और तुम करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं खुद एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा इसको कैसे पता चला कि मैं कुछ करता हूँ? बॉस को छुपा के करते थे, लेकिन बॉस मेरा बॉस था, मेरा बाप था ना, उसको मेरे जितने कितने ही उसकी टीम में थे, उसको सब पता था कि मैं क्या करता हूँ। तो बॉस ने मुझे कहा देख तू करता है मुझे पता है, लेकिन तूने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए मैंने भी तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि तूने कंपनी का काम टाइम पे किया तो मुझे कोई चैलेंज भी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे भी अब करना पड़ेगा क्योंकि सैलरी परवड़ती है। तो मैं बहुत खुश हुआ। बॉस भी जब मेरा जैसा ही निकले तो खुश होते कि नहीं होते? जब हमारे बॉस, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त हमारे जैसा निकले तो हमें खुशी होती कि नहीं होती? जैसे आप किसी से बाजार में मिले और आपको बोले हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, वो कहता बस कट रही है, तो आपके मन में खुशी आती है, इसकी भी कट रही है, मेरी भी कट रही है, दोनों सगे भाई। खुशी तब आती है जब हमारे जैसा कोई निकल जाए, है ना? तो मैं बहुत एकदम खुश हो गया। तो बॉस ने कहा यार मुझे भी कुछ करना है, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूं कि क्या करूं, तेरी हेल्प लगेगी। मैंने कहा क्या हेल्प लगेगी? यार मेरे पुराने कुछ दोस्त आए थे, वो मेरे को ना कुछ बिजनेस बता के गए संडे को। अरे मैं तो बिजनेस कभी किया नहीं, दादाजी पिताजी ने कभी किया नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प कर यार, वो बिजनेस को ढंग से समझना यार और मुझे बताना करना है कि नहीं करना। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूं मैं। द टाइप ऑफ इन्विटेशन में इन्विटेशन इतना खतरनाक होना चाहिए कि सामने वाला आदमी सोच भी न सके कि आना नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि हम सब लोगों को एक जैसे ही इनवाइट कर देते, सभी लोगों को एक जैसे ही इनवाइट कर देते। मीटिंग है बहुत जोरदार होने वाली है, जीवन बदल जाएगा, आ जाना। जिसका जीवन पहले ही बदला हुआ वो क्यों आए? एक किसान को बोले भाई साहब जिंदगी में आ जाओगे तो खूब मजे लोगे। वो कहा भैया मैं रोज
पेड़ के नीचे मजा लेता हूँ, रोज सोता हूँ 4 घंटे, पहले फुल मजा है लाइफ में। क्यों आऊँ? क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से आपको इन्विटेशन देना पड़ेगा। एक करोड़पति आदमी को जब आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं तो उसे पैसों के बारे में समझाकर नहीं ला सकते, उसे आपको सिक्योरिटी को समझाना पड़ेगा कि तू जो बिजनेस कर रहा है उसमें सिक्योरिटी नहीं है। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं उसमें सिक्योरिटी है। जब किसी यंगस्टर को आप लाते हैं, वो इस बिजनेस में आएगा करियर के लिए, इस बिजनेस में आएगा भविष्य के लिए। जब एक महिला को आप लाना चाहते हैं जिसका पति पहले ही लाखों रुपए पर मंथ कमाना चाहता है, वो इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट के लिए आएगी, अपना स्वयं प्रभुत्व कायम करने के लिए आएगी। हर आदमी की जरूरत है, उसके हिसाब से आपको इन्विटेशन देना पड़ेगा। मेरा बॉस जानता था कि मैं पहले ही इतने पैसे कमाता हूं कि अगर मैं इसे बिजनेस समझाऊंगा तो इसका ईगो हर्ट हो जाएगा और ये कहेगा कि अच्छा तू मुझे बिजनेस समझाएगा, पहली बार कर रहा और मुझे बताएगा। इसलिए उसने इन्विटेशन इस तरीके से दिया, तेरी हेल्प लगेगी। मैंने कहा सर बताइए, सुबह 10 बजे मेरे घर पर आना। मैंने कहा क्या करना है? कि यार वो कुछ बिजनेस प्लान बताएंगे, उसको थोड़ा ढंग से समझ और मुझे समझने के बाद राय दे कि मुझे करना है कि नहीं करना। एक भी बार नहीं बोला कि मुझे करना है, तू समझ। उसने कहा मेरे को करना है, तू समझ कर बता, क्योंकि तू यार मेरी जिंदगी का इंपॉर्टेंट आदमी है और तू इतना ज्ञानी है, इतना बिजनेस तूने किया हुआ है, तुरंत राय दे सकता है, तो तू 10 बजे आ जाना। मैंने ज्यादा लोड इसलिए नहीं था क्योंकि हेल्प करनी थी। मैंने कहा ओके सर मैं आ जाऊंगा 10 बजे। तो उसने कहा यार 3 बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा क्या बात? पहली बात उसने कहा ए भाई 10 बजे टाइम पे आ जाना, क्योंकि ना तू थोड़ा लेट समझेगा और कुछ समझना भूल गया तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं सर ठीक 10 बजे आ जाऊंगा। पर दूसरी बात ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? पेन डायरी जरूर लाना। तू पेन डायरी नहीं लाया और कुछ लिखना भूल गया तो तेरा क्या होगा? जिंदगी तो मेरी खराब होगी ना। मैंने कहा नहीं सर पेन डायरी पे लाऊंगा। और सुन आगे 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 बैठना, पीछे कुछ समझ में आना, जिंदगी मेरी लगी हुई है तेरी नहीं। और मेरे को 3 बातों का कमिटमेंट किया और भाई साहब मैं तो ये गुलाटी साहब बेटे ऐसे आके बैठ गया मस्ती से पेन डायरी लेकर। मैंने कहा भाई साहब ये जो भी कुछ बोलेंगे फटाफट लिखूंगा और बॉस को बता दूंगा कि करना है कि नहीं करना। तो जीवन में दिमाग पे कोई लोड ही नहीं था कि मुझे करना है। आपकी जो बुलाए हुए आधे आदमी तो इस लोड में बैठे कि हमें करना है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए वो समझना चाह रहे तो भी समझ नहीं रहे। अच्छा आप समझाएगा अब मुझे ज्वाइन कराएगा, वो दिमाग में मेरे को तो लोड ही नहीं बिल्कुल। मैं तो मस्ती के मूड में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा पेन डायरी लिख देंगे, लिख देंगे, सारा बता देंगे कि करना है कि नहीं करना। अब एक पहला कार्टून आया स्टेज पर और गर्मी में मेरी तरह सूट पहन रखा गर्मी, और मैं फुल कंफ्यूज। उस समय इंटरनेट का गूगल का जमाना नहीं था, नहीं तो भाई और बहनों में तुरंत गूगल में पता लगा लेता। अभी यंगस्टर जितने भी है ना, उनके जीवन में जब भी 2 समस्याएं होती, 2 दोस्त जब भी झगड़ा करते हैं तुरंत गूगल में उसको सर्च मारकर पता लगा लेते हैं कि तू सही है कि मैं सही। लेकिन उस समय हमारे समय गूगल था ही नहीं। अब मैं फुल कंफ्यूज। मैंने कहा यार ये कौन से प्रदेश का है, इसको इतनी गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है, उसने सूट पहन क्यों रखा? पूरा परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस समय पड़ोसी ही गूगल होता था, हम सब कंफर्म अपने पड़ोसी से करते थे। तो मैंने पड़ोसी को थोड़ा सा टोनी लगाई। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा ये बता सकते हैं कि इसने सूट क्यों पहन रखा? तो पड़ोसी की कहता 15 मिनट से मैं भी यही सोच रहा हूँ। पड़ोसी बहुत अच्छा है, मेरे जैसा ही है, जितनी जानकारी इसकी है उतनी जानकारी मेरी है। बहुत दोनों खुश, दोनों आप देखने लगे। फिर दूसरा कार्टून आ गया, उसने भी सूट पहन रखा। वो आते ही कहता बजाओ ताली। मैंने कहा यार नहीं ताली क्यों बजाऊं, मैं ताली बजाने आया ही नहीं। तो जो अभी तक यहाँ पर ताली नहीं बजा रहे हैं मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरी किस्मत और आपकी किस्मत बराबर है। आप और मेरे जैसे मैंने भी ताली नहीं बजाई, मेरी ताली नहीं बजाई, आपने कौन सी ताली? मैंने भी नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया। मेरे आने से पहले यहाँ पर भी कई कार्टून आ चुके होंगे, सभी जगह आते, कोई नई चीज नहीं हो रही, पहली बार नहीं हो रहा। तीसरा कार्टून आता, वो कहता भाई और बहनों इस आदमी को आने वाले हैं 500 आने वाले हैं 500 रुपए, बजाओ ताली। क्योंकि कंपनी चालू हुआ को 5 दिन ही हुए थे, अभी चेक पहला किसी का आया ही नहीं था। एक आदमी ने कोई 2-3 आदमी को ज्वाइन कराया होगा तो पहला 500 रुपए का आने वाला होगा। उसने कहा इसको 500 रुपए आने वाले हैं, बजाओ ताली। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा 500 इसको आने वाले हैं और ताली मैं बजाऊंगा। इसको 500 आने वाले हैं तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसका चाचा बजाएगा ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली। इसके 500 आएंगे ताली हम क्यों बजाएंगे? और हमने ताली नहीं बजाई। फिर चौथा कार्टून आया, वो कहता भाई और बहनों मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े और बारीक कार्टून को सबसे लास्ट में। यहाँ सबसे लास्ट में कौन है? मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भारी है ना सबसे लास्ट में ही होता है।
और जिसे मैं बारीक कार्टून बोल रहा हूँ ना भाई साहब, वो मेरे भगवान है, मेरे गुरु हैं, मेरे धर्म गुरु हैं, ईश्वर है, अल्लाह है, मेरी मंदिर है, मेरी मस्जिद है। और इतना कहने के बाद भी हमें लगता है कि उनके जूतों की कील की बराबर भी नहीं है। मेरी ग्रेट अप्लायंस श्रीमान पीसी छाबड़ा जी, श्रीमान प्रहलाद राय जी, जिसकी वजह से आज हम इस बिजनेस के अंदर, उसे उस समय हम कार्टून बोल रहे थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि यही मेरे गुरु हैं। अब बीसी छाबड़ा जी ने बोलना चालू किया। बीसी छाबड़ा जी की बोलने में जादू है, उनके चेहरे में जादू। वो जब बोलते हैं ना तो बोलते बोलते आदमी कब खो जाता है पता ही नहीं चलता। जिस विषय के लिए आता वो भूल ही जाता कि करना क्या है। और मैं उनकी बातें सुन सुनकर भूल ही गया कि आया क्यों। मैंने पेन डायरी को साइड में रख दिया और धीरे धीरे हंसने लगा। वो डायलॉग बोलते थे और डायलॉग बोलने में इतनी फ्रीक्वेंसी होती है कि कौन सी चीज कहाँ पर जाकर फिट कर देते हैं हमें पता ही नहीं। इतनी तो उनकी शब्दावली है। बोलते बोलते मैं तो खो ही गया। अब मैं तो मैं हंसूं, उसके 1 सेकंड बाद मेरा बॉस हंसे। समझ में नहीं आया कि बॉस के अंदर इतना दिमाग क्यों नहीं है, मेरे बात क्यों समझ में आ रहा है इसको। फिर बाद में समझ में आया ये इसलिए हंस रहा है क्योंकि मैं हंस रहा। तो जिनको भी आप नए लोगों को लेकर आए हो और नए आदमी अगर आप हैं, पहली बार आए हैं, बहुत सोच समझ के मुस्कुराना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहना फंस जाओगे। तुम्हें जो लेकर आया तुम्हारी तरफ देखे तुम मुंह फुला लेना। अगर हंसोगे फिर फंसोगे, मुझे पता नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब मैं हंसूं तो मेरा बॉस भी देख के मुझे ऐसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा भाड़ में गया। फिर वो क्या बात करते मैं खो गया। इसे कहते किरदार में खो जा। मैं भूल ही गया, इतना भूल गया। और मैं भाई साहब तेज उछलने लगा, सीटियां बजाने लगा, चिल्लाने लगा। किरदार में खो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। हमारी जो महिला बहनें हैं वो जब फिल्म देखने जाती है ना तो किरदार में खो जाती है, फिर रोना चालू कर देती है। हमारे भाई लोगों को गुस्सा आना चालू हो जाता है। विलेन गड़बड़ करता है तो वो बार 3 बार तो खड़े होते हुए बचते हैं कि साला मैं मार के आता। वो रुक ये फिल्म चल रही है। जब आप किरदार में खो जाते हैं तो भूल ही जाते हैं कि फिल्म चल रही है। मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों। और मैं भाई साहब हंसने लगा, चिल्लाने लगा। और थोड़ी देर बाद मुझे याद दिलाया गया बीसी छाबड़ा जी के द्वारा कि भाई और बहनों सेमिनार समाप्त हो गई। तब एकदम होश आया। मैंने डायरी की तरफ देखा तो एक लाइन भी लिखी हुई। अब मुझे डर लगने लगा कि बॉस आएगा, पूछेगा करूं कि नहीं करूं, तो मैं बोलूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं बड़ा भयंकर फंस गया। मैंने कहा यार भाई साहब अभी तो यहाँ से निकलते हैं, कल मामला ठंडा हो जाएगा, कल की कल देखेंगे। मैंने तुरंत अपनी डायरी को बगल में दबाया और स्कूटर की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं भूल गया कि जो हमें लेके आया है उसके दोनों कैमरे हमारी तरफ। तुम नए आए हो, जाके तो देखो बात, तुम्हारे पीछे आ जाएगा। तो मैं तुरंत बाहर निकला तो बॉस मेरे पीछे आ गया। अब मुझे थोड़ा डर लगा, मैं स्टैचू की तरह खड़ा हो गया। मैंने कहा ये पूछेगा करूंगा कि नहीं करूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। उसने क्या पूछा, कैसा लगा। मैंने कहा शायद सेकंड प्रश्न पूछेगा। मैंने कहा नहीं सर अच्छा लगा। उसने रिकन्फर्म किया, मजा आया ना। अभी तक भी वो क्वेश्चन नहीं आया था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कहा सर बहुत मजा आया, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, बहुत अच्छी बात है। और उसने कहा कि ठीक है फिर कल मिलते हैं। और मैं घर पे जाके सो गया। मैंने कहा पूछेगा, लेकिन मामला शांत हो गया। तो मैं ऑफिस में गया। ऑफिस में जो ही घुसा गेट कीपर मुझे बोलता है सर आपकी केबिन में जाने से पहले बॉस से मिलके आना, बॉस ने आपको याद किया। मैं बॉस की केबिन में गया तो बॉस ने मुझे देखते हुए आइए मुकेश जी आइए गुड मॉर्निंग। ऐसा पहली बार हुआ है पहली बार। बॉस ऐसे बोल रहा। बॉस तो साला गालियां बकता है, हमारी ताकत नहीं उसके सामने खड़े होने की। और वो मुझे कह रहा आइए मुकेश जी गुड मॉर्निंग। उसने मुझे बुलाया, बिठाया, पानी पिलाया। मेरी ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये बॉस अब मेरे साथ क्या करने वाला है। तभी उसने धीरे से कल की बात पूछी, कल वास्तव में मजा आया ना। मैंने कहा सर हाँ मजा आया। फाइनल मजा आया ना। मैंने कहा सब बिल्कुल फाइनल मजा आया। तो उन्होंने अपने सीट के नीचे से काला कलर का बैग निकाला और मुझे दे दिया। उस बैग को देखकर मुझे लगा, जब मैंने जेब खोली तो उसमें कपड़े थे और हमारी कंपनी कपड़े की थी। अगस्त का महीना चल रहा था, अक्टूबर में दिवाली थी और मुझे थोड़ा ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये दिवाली का गिफ्ट है कंपनी की तरफ से। तो मैंने उस गिफ्ट को लेकर बोला थैंक यू सर।
तो बॉस ने कहा थैंक यू नहीं 1260। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए परमानेंट किट परचेज करनी पड़ती है ना। अभी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन और कानून के मुताबिक इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए फूटी कोड़ी भी खर्च नहीं करनी पड़ती। आप खुश नसीब लोग हैं कि आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना। लेकिन मैंने जब चालू किया था तो 1260 रुपये मुझे देने पड़े थे और वो किट मुझे दे दी और 1260 रुपये बोला। तो मैंने ज्यादा तर्क वितर्क नहीं किया क्योंकि बॉस था, उससे ज्यादा इतने बात बच्ची करने की जरूरत नहीं थी हमें। तो मैंने बहाना बनाया, पहला बहाना, सर महीने का एंड चल रहा है, आपको क्या लगता है कि 1260 मेरी जेब में होंगे? वो बिल्कुल नहीं लगता। इससे कहते हैं हाँ में हाँ भरना। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं और प्लान बताएं, एक भी बात को काटना मत कि आप गलत बोल रहे हैं, आप फंस जाए। मैंने कहा सर आपको क्या लगता है मेरी जेब में पैसे मिलेंगे? वो बिल्कुल नहीं लगता, नहीं मिलेंगे। सर मेरे पास पैसे नहीं। वो कहा यार मुझे पता है, हम कर्मचारी लोग हैं यार, कहाँ लास्ट डेटों में पैसा रहता है। अब वो कहानी चलाना चालू कर दी उसने कि भाई देख, सारे कर्मचारी की एक ही हालत होती है, 1 से 7 खुशी खुशी, 1 से 7 क्योंकि सैलरी मिलती है ना 1 से 7 के बीच में, 1 से 7 खुशी खुशी, 7 से 14 राजी खुशी, 14 से 21 कसा कसी और 21 से 28 फाका कसी। मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने कहा बॉस मेरी हालत जानता है। और बॉस ने फिर धीरे से बोला इसलिए मैं ये पेन और ये पेपर लाया, इस पे साइन कर, सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाए। मेरे हाथ में पेन पकड़ा दिया, अब मैं पेन लूं। अब मेरे पास 2 सेकंड है जिसमें मुझे सोचना है, एनालाइज करना है कि साइन करूं कि नहीं करूं या नेक्स्ट पैतरा खेलूं एक बहाने का। तो मैंने पेन हाथ में लिया, 2 सेकंड में एनालाइज किया। आई एम गुड एनालाइजर और मैं बहुत एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेता हूं। मैंने फट से पेन हाथ में लिया और सोचा नहीं करूंगा तो। इसने कहा नहीं करेगा ना भाई साहब तो बॉस हो जाएगा नाराज। बॉस हो जाएगा अगर नाराज तो इंक्रीमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है वो, 2000 इंक्रीमेंट लगने वाला 1000 ही लगेगा। और अगर 1000 ही इंक्रीमेंट लगा ना तो 1260 की वजह से तेरा 12000 रुपये साल का नुकसान होगा। साल का अगर 12000 का नुकसान अगर तेरा हुआ ना तो थोड़ा सोच 1 साल का नुकसान कितना। थोड़ा सोच तेरी सर्विस 40 साल की है तो कितना नुकसान। अगर इतने सारे लोगों पैसे को अगर तू ब्याज पर रखे तो लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान है तेरा। आज साइन नहीं कर, मैंने तुरंत साइन कर और उसको किट को ली और घर पर जाकर कहां फेंकी अभी तक वो किट मुझे नहीं दी क्योंकि मेरे को बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। मेरे को तो बॉस को खुश करना था और टेंशन में आना नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट एनालाइज किया और 12,000 रुपए दे दिए और साइन कर दिए। अब चक्कर क्या पड़ा वहां पर कि बॉस ने जो ही मैंने किट ली उसने डायरी में नाम लिख दिया। आप भी अपनी डाउनलाइन का नाम जैसे ज्वाइन होते लिखते हैं ना, मुर्गों का नाम, कितने मुर्गे फंसे, तो ऐसे नाम लिख दिया ABCDEF ऐसे नाम लिख दिया। मेरा नाम भी लिख दिया। अब 5-7 टोटल मुर्गे थे उसके अंदर, एक में भी था उनका। अब मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग आ जा, वहां पर मीटिंग आ जा। और मैं ना रोज बहाने में रहता सर, आज तो मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ, आज बीवी के काम से जा रहा हूँ, आज ये जा रहा हूँ, रोज बहाने में रहता हूँ। लेकिन मैं फंसता तब था जब संडे होता था। अब संडे के दिन बहाना इसलिए नहीं बना सकता था कि मेरा बॉस का घर मेरे सामने था और मेरा जो लिविंग एरिया और मेरा जो ड्राइंग रूम है ना वो बॉस के बालकनी से पूरा पूरा दिखता था। ये भी नहीं कह सकता था कि मेहमान आए और वो स्कूटर से पता लगा लेता था कि मैं यहीं पर हूँ। अब मैं इतना भयंकर बच जाता था। संडे के दिन कहता अरे मुकेश जी संडे काउंसलिंग है, घर पर आओ। अब क्या बोलूं, मैंने कहा यार संडे की तो परेशानी, जाएंगे संडे को, इंक्रीमेंट लगने में थोड़ा टाइम भी बाकी है। तो मैं चला गया बॉस के यहाँ। काउंसलिंग क्या है, तो पॉइंट नंबर 2 आज के सीखने का पॉइंट नंबर 2 ये है। पॉइंट नंबर 1 था हाउ टू इनवाइट, पॉइंट नंबर 2 है कि जब काउंसलिंग होती तो उसका महत्व क्या है। इस सेमिनार में आप आए ना, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज का बिलीव होगा कि काम अच्छा है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब घर पे जाके प्रैक्टिकल सोचेंगे ना तो मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप खुलकर काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिसको आप आंसर नहीं दे पाएंगे और हो सकता है कि आप नेगेटिव हो जाए। काउंसल विद अपलाइन, काउंसल विद डाउनलाइन का महत्व क्या है इसको समझे। हर महीने की 1 तारीख को ही ये काउंसलिंग होती है। जब काउंसलिंग की तो 1-to-1 काउंसलिंग, सेमिनार का संवाद
वन वे संवाद है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग का मतलब टू वे संवाद। आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, एक दूसरे को हम संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अपनी डॉक्टर के पास, अपने फिजिशियन के पास काउंसलिंग करने जाते हैं ना, तो फिजिशियन को कहते हैं सर पेट दर्द कर रहा है, तो फिजिशियन कहता है लेट जा। वो लेटाता है, फिर हाथ लगा के कहता है यहाँ दर्द कर रहा है, नहीं सर यहाँ नहीं, अच्छा यहाँ कर रहा है, हाँ सर यहाँ कर रहा है, अच्छा इस तरफ भी कर रहा है क्या, हाँ इस तरफ नहीं कर रहा सर, अच्छा रात को क्या खाया था, वो सर मैंने खाया था खमन ढोकला, अच्छा खमन ढोकला खाया था, और क्या खाया था। वो एक एक प्रश्न का उत्तर पूछता है, आप एक एक का जवाब देते हैं, फिर वो दवाई लिखता है, फिर आप पूछते हैं सर उसको रात को खा लो, सुबह खा लो कि शाम को खा लो। और जब एकदम कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जब डॉक्टर एकदम सही प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, ये पता लगा कर आपको ओरिजिनल बीमारी क्या है, तो आप ठीक हो जाते हैं। तो काउंसलिंग का वही महत्व आपके जीवन में। मैं अब तक बिल्कुल सीरियस नहीं था, लेकिन जब मेरा नंबर आया और मेरे बॉस ने कहा कि कुछ करते क्यों नहीं, तो मैंने कहा सर क्या करना आप बता दो। वो अभी तक पता नहीं चला, तो मीटिंग में आया था। मैंने कहा सर कुछ पता नहीं चला मीटिंग में तो हंसना आया और बहुत अच्छी बातें की, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि करना क्या। वो कहा एकदम सिंपल है। मैंने कहा बताओ। अब बॉस और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं था, एक दिन पहले वो ज्वाइन हुआ, एक दिन बाद में ज्वाइन हुआ, जितने दिमाग उसके अंदर, जितना नॉलेज उसके पास, उतना ही मेरे पास। वो मुझे कहता है कुछ नहीं करना, जो मैंने तेरे साथ किया ना तू लोगों के साथ कर। मैं फुल कंफ्यूज। मैंने कार में धीरे से पूछा कि सर ये तो बता दो कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो बॉस ने कहा कि देख तेरे को मैं मीटिंग में ले गया। मैंने कहा हाँ ले गया। वहाँ तेरे को मजा आया। मैंने कहा हाँ मजा आया। मजा आया तो तेरे को मैंने किट दी। मैंने कहा हाँ दी। किट तो मैंने नहीं बनाई, कंपनी ने बनाई। तो माल किसका सेल हुआ? कंपनी का हुआ। कंपनी का माल सेल हो गया बिना किसी विज्ञापन के, तो कंपनी को हो गया प्रॉफिट। मैंने कहा हो गया। और ये सेल तेरे को हुई तो तेरे को मिल गया डिस्काउंट, जितनी एमआरपी लिखी हुई इससे कम में मिला कि नहीं मिला? मैंने कहा हाँ मिल गया। तो तेरे को मिल गया डिस्काउंट। और ये दोनों काम को करवाने का बेड़ा लिया मैंने, तो मुझे मिला कमीशन। तू भी करेगा तो तुझे भी मिलेगा कमीशन। मुझे हो गया एकदम गुस्सा। बॉस की बार, पहली बार मैंने बॉस के सामने चिल्ला कर बोला अधिकार के साथ। मैंने कहा बॉस प्लीज प्लीज प्लीज, 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचते हैं हम और हमारी टीम 3 करोड़, और आप 3 जोड़ी कपड़ा बेचने के लिए मेरे से कह रहे हैं। बॉस न तो मैं ये काम खुद करूंगा और न ही आपको करने दूंगा, कसम खाता। अधिकार के साथ बोलना था। अगर मैं कहता ना मैं नहीं करूंगा तो बोझ बढ़ जाता। उसको अपना तो बताना था कि तेरे को भी नहीं करना। ये हमारे स्टैंडर्ड का काम ही नहीं है। कपड़े बेचना कोई हमारा काम है? हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग मैनेजर लोग हैं। कंपनी कार प्रोवाइड कराती है, कंपनी इतने सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, धड़ल्ले से हमें सैलरी देती है, और ये माल बेचने का काम हम कर रहे हैं। मेरे बॉस को जो ही मैंने ये बोला और बॉस ने प्रवचन चालू किया, और वहीं से मेरे इस बिजनेस की बिगनिंग हुई। बॉस ने कहा शर्म आती है सेल करने में? मैंने कहा सर इतना कम सेल करने में शर्म आती है। बॉस ने कहा बिना सेल के तो दुनिया में कोई टॉप पर जा ही नहीं सकता। बिना सेल के तो दुनिया में कोई टॉप पर जा ही नहीं सकता। और दोस्त, जिसे तू सेल करने में शर्म कह रहा है ना, तेरी कंपनी का मालिक तेरे से क्या करवा रहा है पहले उसको बताओ। क्या सर सेल ही करा रहा है? क्योंकि तुम मालिक के लिए सेल कर रहा है तो तुझे सैलरी मिल रही है, और मालिक अपने लिए सेल करवा रहा है तो मालिक मालिक कहला रहा है। सेल तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर इतनी छोटी तो नहीं करूंगा कि भाई दुनिया की कोई भी सेल सबसे पहले छोटी ही होती है। तेरा मालिक जिसके यहाँ पर तुम सर्विस करता है, क्या तुझे क्या लगता है ये पहले दिन ही इसने बड़ी सीधी फैक्ट्री लगा दी होगी? नहीं, इसने भी पहले छोटी छोटी दुकान से अपना कारोबार चालू किया होगा, फिर बड़ी लगाई। लेकिन छोटी से ये बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि इसने हर बार अपने लिए सेल की, किसी दूसरे के लिए सेल नहीं की, अपने लिए सेल की। इसलिए धीरे धीरे मालिक बन गया। दुनिया में कोई आदमी बिना सेल के तो टॉप पे जा ही नहीं सकता। अब एक के बाद एक नाम बताए उसने। धीरू भाई अंबानी क्यों टॉप पर है? सिर्फ सेल की वजह से। अजीत जी प्रेम जी क्यों टॉप पर है? सिर्फ सेल की वजह से। जुगंबर क्यों टॉप पर है? सिर्फ सेल की वजह से। टेस्ला का मालिक क्यों टॉप पर है? सिर्फ सेल की वजह से। सेल तो करनी पड़ेगी। सेल का मतलब ये नहीं है कि सामान सेल किया जाए। सेल का मतलब है अपनी आइडियोलॉजी से, अपने विचारों से अगर सामने वाले को सहमत करा देते हो, दैट इज द सेल कंप्लीटेड। सेल तो करनी पड़ेगी। माल सेल करते हैं ये तो आम आदमी जानते हैं,
लेकिन सेल तो सर्विस भी होती है। देहरादून से ट्रेन निकलती है, दिल्ली पहुंचती है, भारतीय रेल क्या बेचता है? वो आपको कोई आइटम थोड़ी देता है, वो तो प्लेटफॉर्म पे उसने ट्रेन खड़ी करी की है, उसने कहा भाई साहब यहाँ पर बैठ जाओ, इतने घंटे में आपको वहां पहुंचा देंगे और बाद में पैसा लेंगे। दैट इज द सर्विस सेल। केवल सर्विस भी सेल नहीं होती, सर्विस का वादा भी सेल होता है। द प्रॉमिस ऑफ सर्विसेज। एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे हर साल 50,000 रुपए लेती है और वादा करती है भविष्य में अगर तुम कभी अल्लाह को प्यारे हो गए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को हम संकट में नहीं आने देंगे इकोनॉमिकल रूप से। इसे कहते हैं सर्विस का प्रॉमिस। नरेंद्र मोदी जी भी तो सेल ही करते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई और बहनों, आपने मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने गुजरात में रोडें बना दी, मैंने गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी बना दी, मैंने गुजरात में पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी, मैंने गुजरात में रेल का नेटवर्क बना दिया, मैंने गुजरात में मेट्रो बना दिया, मैंने गुजरात को हिंदुस्तान के नंबर 1 इनकम सोर्स वाले राज्य का दर्जा दे दिया, मैंने हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन में गुजरात के लोगों का नाम कर दिया, मैंने गुजरात में ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अगर तुमने भाई और बहनों मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा।